इधर आपने दिया कि हाफ Na है, तो Na टोटल इसलिए Na लिया है क्या? Na इसलिए लिया है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na है। यस एक मैम, वो जो कर टोटल। रहे थे हम, वो एक मॉलिक्यूल का डिस्कशन कर रहे थे, राइट? सो अगर यस, मैं वन टोटल मोल ऑफ इसलिए। गैस के बारे में बोल रही हूँ तो टोटल विल बी Na अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग यस Na मॉलिक्यूल्स। यस मैम, समझा। मींस ठीक है। सॉलिड में जो एटम्स होते हैं उनके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? सॉलिड इट इज एप्लीकेबल टू सॉलिड आल्सो बच्चा, जो आप फिनोमेना पढ़ रहे हो ना, यस दैट इज एप्लीकेबल टू सॉलिड आल्सो। अगर एक सिंगल सॉलिड में मॉलिक्यूल है, यस so that is having a 3 degree of freedom and so on। और वैसे तो सॉलिड का कलेक्टिवली देखा जाता है। सॉलिड का जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हो ना, इट हैव अ डिफरेंट पिक्चर ओनली। मतलब वहां पे आप एक एक सिंगल एटम के साथ काम नहीं करते हो, आप कलेक्टिव देखते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्यूब बॉक्स रखा है, ओके। अब वो क्यूब बॉक्स कौन से 3 डायरेक्शन में घूम सकता, मतलब मूव कर सकता है। यस तो अगर वो क्यूब बॉक्स हवे में है, इफ इट इज इन द एयर, तो क्या होगा? सॉरी, if it is in the air, it can move in all the 3 directions, right? एक्स मैं वाई उसको जेड एक यस डायरेक्शन में लेके जा सकती हूँ, y में लेके जा सकती हूँ और z में लेके जा सकती हूँ। सो इट हैव अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट अगर समझो मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मैंने बोला कि शुभम मैं आपको जो क्यूब बॉक्स दे रही हूँ वो ग्राउंड से उठना नहीं चाहिए, आपको इस तरीके से मूव करना है उसको कि वो ग्राउंड पे ही चलना चाहिए, ठीक है? उसको यस प्लेन पे ही चलना है, ठीक है? तो यस कैसे मूव करोगे? कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स रह जाएंगे उसके पास? थिंक टू अबाउट इट। हो जाएंगे। टू। टू हो जाए, एक्स वाई टू। सर्वाइव, है ना? सो दिस यस इज हाउ इट Yes. गोस। मींस सो क्वेश्चन में दिया है कि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा किसमें? सॉलिड्स का। सारी जगह पे नहीं होता बेटा। वो तो आपको ऐसा बोल रहे हैं कि लाइक मैम इट रोटेशन को कंसिडर वेरीज। करके आएगा ना 6? नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, ये सॉलिड में व्हाट दे आर सेइंग, पता है क्वेश्चन क्या है पहले वो भी मैटर करता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, कलेक्टिवली देखा जाता है सॉलिड में। क्या क्वेश्चन है वो मैटर करता है वहां पे कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा है। यस मैं समझा। समझा? तो ऐसे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मैंने बताया वो ही तरीका है डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखने का। लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव अ डोर, ठीक है? डोर एक लाइक ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा हायर लेवल हो गया, जाने दो। बट कलेक्टिव देखा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मैं समझा। ठीक है? मीन्स वो जो सॉलिड है वो मोनोएटॉमिक के जैसा बिहेव करेगा। नॉट नेसेसरी बेटा, इट्स नॉट नेसेसरी। इट कैन बी डायटोमिक, इट कैन बी मोनोएटॉमिक, इट कैन बिहेव एज ए क्वेश्चन। दैट्स व्हाट आई सेड। अगर उन लोगों का ऐसा, हालांकि वो लोग सॉलिड पे जाएंगे नहीं आपका लेकर, एक आध क्वेश्चन दे दिया तो वो लोग स्पेसिफाई, बहुत स्पेसिफाई करेंगे कि इफ सॉलिड इज बिहेविंग लाइक अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, सो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो आप लोगों को पता है सॉलिड है, इसका मतलब बीच का जो सिस्टम है वो लोग बोल रहे, वो खुद बोल रहे हैं कि इट इज अ नॉन रिजिड रोटेटर, राइट? सॉरी, इट इज अ Yes. रिजिड रोटेटर। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली यू नीड टू गो, अदरवाइज दे विल टॉक विथ यू इन द टर्म्स ऑफ गैसेस ओनली, दे विल नॉट गो विद द सॉलिड। अभी तुम लोग उस चीज के लिए Yes. बहुत छोटे हो। मैम वो अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं बेटा, क्या होता है पता है, अभी आपका रोटेशनल बाकी है। अपने एक्सिस पे कोई चीज नहीं रोटेट करती है। तुम लोगों को अगर याद हो या तुम लोगों को अगर पता रोटेशन हो, करता है। तो सन का एक हमने जब अर्थ का ग्रेविटेशन देखा था, तो अर्थ जो होता है, अगर तुम उसके एक्सिस का पॉइंट देखो, ऊपर का पॉइंट और एक नीचे का पॉइंट जहां से एक्सिस पास रोटेट होता है नहीं सन होता। अर्थ का, रोटेट नहीं वो होता है। रोटेट नहीं होता। यस। वो रोटेट नहीं होता, राइट? सो कोई भी पॉइंट अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं होती है, वो पॉइंट स्टिल रहता है, रुका हुआ रहता है। ये दिमाग में रखो कि जिस पॉइंट से एक्सिस पास हो रहा है वो पॉइंट हमेशा स्टिल रहता है, कांस्टेंट रहता है, इट डज नॉट मूव। उसके आजू बाजू की चीजें उसके एक्सिस के आजू बाजू घूमती हैं, वो पॉइंट पर्टिकुलरली स्टिल रहता है। समझ में आया? यस यस मैम, समझा। समझा। ठीक है, चलो। सो लेट्स हैव अ शॉर्ट रिविजन ऑफ व्हाटएवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ। अगर तुम लोगों को कुछ डाउट आता है बीच में, एक बात समझो बच्चों, पूछ के लो। मैं बार बार बोल रही हूँ, रॉन्ग राइट आंसर दोगे आप, इससे ज्यादा कोई प्रोफेसर क्या कर सकता है? आधा चैप्टर पढ़ाने के बाद रिवाइज करके दे रहा है, और तो मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। सो प्लीज हैव अ at least be focused about the things and try to ask whatever if you are having some doubt. Okay, Ma'am. so let's move ahead. ठीक है, हमने केटीजी से स्टार्ट किया, बोलो।
मैम मेयर्स रिलेशन में डीक्यू हीट है ना? dq dt डीक्यू इज इक्वल टू डीयू प्लस पीडीवी, तो डीक्यू क्या है? dq is heat, change in heat. डीयू DQ एनर्जी है ना? yes, change in And- internal energy, यस, एंड पीडीवी वॉल्यूम, work done. वर्क डन। ओके ओके pdv is work done, p is pressure and dv is change in volume. यस ठीक है, चलो यस। और किसी को कोई डाउट है क्या? मैं रिवीजन लेना स्टार्ट करूं? बोलो बच्चों, यस और नो तो बोल सकते हो एटलीस्ट। यस मैम Yes, no. हाँ बोलो। मैम 3n माइनस के का जो आपने फॉर्मूला दिया था वो हाँ। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में डाल के f का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हो बट डोंट गो फॉर इट, मत करो। मैम क्योंकि फिर अगर हम पॉलीएटॉमिक ना बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, ब्रांच, लीनियर एंड सो ऑन। फिर सो अगर मैम f का वैल्यू ढूंढना रहा तो कैसे ढूंढेंगे? वो आपको कुछ स्पेसिफाई करेंगे, आपको डायटोमिक से ऊपर लेके नहीं जाएंगे, और लेके गए तो वो आपको बोलेंगे, दे आर गोइंग टू से, लाइक फॉर एग्जांपल समझो ये एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें तो आपको 3n माइनस के भी आंसर दे देगा। हालांकि दिस 3n माइनस के इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, ओके, दिस पार्ट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, सो यू डोंट हैव टू टेक इश्यू फॉर दैट। ये क्वेश्चन हर जगह, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये हर जगह एप्लीकेबल है, सो यू कैन यूज दिस। सो मैंने क्यों बोला इसके साथ मत जाओ, क्योंकि अभी आपको बहुत से कंडीशंस नहीं पता है, तो अगर आप इसके साथ डायरेक्टली जाओगे तो पॉसिबिलिटी क्या आप मिस्टेक कर दो। बट ठीक है, समझो ये मेरा बॉन्ड है, कितने मॉलिक्यूल्स है टोटल? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर? 3। 3. एंड हाउ मेनी कंस्ट्रेंट्स? कंस्ट्रेंट मींस हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? 3. So you can use it here. 3 into 3 minus 3. That will be 6 6. degree of freedom. ठीक है, बट अगर समझो, अब मैं समझाती हूँ कि मैं क्यों बोल रही थी कि ये फॉर्मूला यूज मत करो। अगर समझो मैंने कहा कि ये बॉन्ड्स है ना, ये नॉन रिजिड वाइब्रेटर्स है, दिस आर नॉन रिजिड वाइब्रेटर्स। ठीक है, नॉन रिजिड वाइब्रेटर मतलब ये बॉन्ड का रहना और ना रहना कोई खास मतलब नहीं दिखा रहा है मुझे। दे कैन इजीली व्हाट आई कैन से, इट कैन इजीली मूव टुवर्ड्स ईच अदर, ये मोशन भी हो सकता है। तो जब ये बॉन्ड्स जो होते हैं जब ये ढीले पड़ जाते हैं, when it behave like a spring, when it behave like a spring, okay, so ये जो k पार्ट है ना ये 0 हो जाता है। so जब ये k पार्ट 0 हो गया तो आपका कितना हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन रिजिड रोटेटर? दैट विल बी 9. 9। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी व्हेन यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। वैसे वो लोग आपको पॉलीएटॉमिक तक लेके नहीं जाएंगे, और लेके जाएंगे तो वो आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बता देंगे कि I am considering a 6 polyatomic molecule of a 6 atoms, and there are this much bonds, and it is a non-rigid rotator. तो 6 bonds है, अगर 6 molecules है और वो बोल रहा है कि उसके पास 6 bonds और है, तो आपको वो नॉन रिजिड रोटेटर भी बोल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कितने बॉन्ड्स हैं टोटल, उसके हिसाब से आपका वाइब्रेशनल मोशन होगा। समझ आ रहा है? ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे मैं देखूं, यहाँ पर एफ का वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ हियर? 3. कुछ समझा? एफ का वैल्यू 3 क्यों? क्योंकि एफ आपको वाइब्रेशनल मोशन देता है ना, यहाँ पे एक Yes. वाइब्रेशन होगा, यहाँ पर एक वाइब्रेशन होगा, यहाँ पर एक वाइब्रेशन होगा। समझ में आ रहा है? बट दैट इज Yes. नॉट दैट इजी, वो इतना इजी नहीं है ये सारा सिस्टम, इसीलिए आपको पॉलीएटॉमिक तक लेके नहीं जाएंगे, और लेके जाएंगे तो आपको वो बोल देंगे कि कितना वाइब्रेशन हो रहा है, वो खुद स्पेसिफाई करेंगे। बट आपको ये चीज भी दिमाग में रखनी है कि जब वो स्पेसिफाई करेंगे कि वाइब्रेशन हो रहा है, अगर उन्होंने एक वाइब्रेशन बोला तो एक वाइब्रेशन 2/2 केबीटी को कंट्रीब्यूट करता है, ये दिमाग में सेट करके चल रहा है। ये आपका नॉलेज चेकिंग होगा। वो आपको वाइब्रेशन निकालने नहीं बोलेंगे, वो आपको ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको पता है कि एक वाइब्रेशन हमेशा 2.5 केबीटीज को कंट्रीब्यूट करता है, ये आपका नॉलेज चेक होगा। समझ में आ रहा है? Yes. और कोई किसी को कुछ डाउट? नहीं तो सीपी और सीवी ये रिवीजन स्टार्ट करूं? क्या हुआ? किसने पूछा? शुभम? सीपी और सीवी जो है वो
इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए सेम होता है? ये जो क्वेश्चन है ना शुभम, वैसे तो बोलूं कि सीपी और सीवी अगर देखो तो मोनोटॉमिक के हिसाब से देखो तो इट इज सेम, राइट? मोनोटॉमिक के लिए सबके लिए वो सेम है क्योंकि डिपेंड्स ऑन आर। सीवी का भी वैसे ही फिनोमिना है, बट व्हेन यू गो टू द हायर स्टडीज एंड व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट, अलग अलग टेम्परेचर्स पे इनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग पाया गया है। इस पे आइंस्टाइन ने बहुत बड़ी डिस्कवरी की है इस चीज को लेकर, समझा? सो डोंट गो इनटू डिटेल, अभी इतना जरूरत नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ पढ़ने के लिए जाओगे तो फिजिक्स इज वेरी वाइड। मतलब मैंने इतना फिजिक्स पढ़ लिया है तो भी मैं अगर चाहूँ कि मैं बोलूँ कि मुझे पूरा फिजिक्स आता है तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग टाइप ऑफ स्टेटमेंट। आई कैन नॉट यूज दैट स्टेटमेंट क्योंकि फिजिक्स इज वेरी वेरी वाइड। एवरीथिंग हैपनिंग इन द एनवायरमेंट इज अ फिजिक्स। सो पढ़ना चाहो तो दैट्स वेरी वाइड, बट हमको हमारी लिमिटेशंस भी रखनी पड़ती है ना फॉर योर एग्जाम्स एंड एवरीथिंग, राइट? नॉलेज होना इज वेरी गुड, बट फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है? और कुछ एनीथिंग एल्स गर्ल्स हियर? तुम लोगों को कुछ डाउट नहीं है? सब बॉयज लोग कोई डाउट है? हाँ ठीक है, लेट्स मूव अहेड विद द रिवीजन देन। सबसे पहले हमने डिफरेंस सीखा था। अब अगर कुछ मिस हुआ है तो भी सुन लो ध्यान से, और कुछ डाउट हो तो पूछ लो। सबसे पहले हमने डिफरेंस देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रियल गैस एंड एन आइडियल गैस। आई एम स्टार्टिंग विद सो मच बेसिक्स, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ध्यान से सुनो। रियल गैस एंड आइडियल गैस के बीच में मैंने डिफरेंस बताया था कि बेसिकली रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। रियल गैसेस जो होती हैं वो मॉलिक्यूल्स, उनके मॉलिक्यूल्स जो है उनके वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होते। मतलब रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स का कुछ तो वॉल्यूम होता है, और इवन उनके बीच में देयर इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन। मतलब मॉलिक्यूल्स के पास वॉल्यूम होता है, एंड सेकेंड उनके गैसेस के बीच में, गैसेस कितनी भी दूर हो फिर भी उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। मतलब देयर इज अ फोर्स इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। बट आइडियल गैस में हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता, दे डोंट हैव एनी वॉल्यूम। We used to neglect the volume of the ideal gases. And second हम बोलते हैं कि उनके अंदर कोई इंटरेक्शन, मतलब फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल है आइडियल गैसेस के, तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। दिस इज हाउ यू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन अ रियल गैस एंड एन आइडियल गैस। ठीक है, कुछ याद आया? बोलो बच्चों। याद आ रहा है एवरीवन? कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? कुछ समझा? ओके, आफ्टर दैट देखो बच्चों, आज मैं रिवाइज कर रही हूँ। अगर आज का आज पढ़ लोगे ये चैप्टर तो तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा। अगर आज भी नहीं पढ़ोगे तो मैं 50 बार रिवीजन लूंगी तो भी तुम लोगों को कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट फिर हमने कुछ गैस लॉस के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें फर्स्ट वॉज, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बॉयल्स लॉ। मैंने ये बोला था कि इस तरीके से याद रख सकते हो, बॉयल इज रिलेटेड टू सम बॉइलिंग पॉइंट। सो हियर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और हमने ये देखा कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हमारा वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। राइट। फिर उसके बाद सेकेंड हमने सीखा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमने क्या देखा था कि चार्ल्स लॉ में हमारा क्या कांस्टेंट होता है? चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, राइट? प्रेशर कांस्टेंट होता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। या देन वी वेंट अहेड विद गेल-लियोसाक लॉ, वॉल्यूम कांस्टेंट। इसमें हमने ये देखा था कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और हमारा जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट? और हमने यहाँ पे सब में क्या किया, हमने एक फिनोमेना किया कि हमने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लेकर ये सारी बातें की है, ठीक है? फिर हमने ये सारे लॉज कंबाइन किए एंड वी गॉट रिलेशन समथिंग एज PV is directly proportional to T. So P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2. Do you remember this? Yes. याद आया? तो सब बनता है। देखो यहाँ पे देखो, V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, P भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। अगर मैं इन दोनों को साथ में लिखूं तो PV दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएंगे, है कि नहीं? है ना? Yes. V भी T का बेस्ट फ्रेंड है, P भी T का बेस्ट फ्रेंड है। सो PV दोनों T के बेस्ट फ्रेंड है। समझ में आ रहा है मैडम से? समझा कुछ? Yes. फिर उसके बाद मैंने ये T को नीचे ले लिया। सो
आपको पता है कि हम जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, कुछ Constant of कांस्टेंट डाल देते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट इनटू टी। तो ये टी अगर मैं नीचे ले लूं तो पीवी अपॉन टी इज इक्वल्स टू equal कांस्टेंट, to constant. Yes. है ना, कांस्टेंट yes, है कि नहीं? सो Yes. अगर ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब मैं कोई एक पी लू, उसके लिए फिक्स्ड एक वैल्यू वी लू और उसके लिए फिक्स्ड एक वैल्यू टी लू, टी1 लू, तो P1 V1 T1 एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। वैसे ही P2 V2 T2 वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, और सारी कांस्टेंट वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। Same. तो समझ में आ रहा है? yes, मतलब ये बताता है कि अगर आपने समझो दो फिक्स किया, आपने एक प्रेशर फिक्स किया और आपने टेम्परेचर फिक्स किया, तो अपने आप क्या फिक्स हो जाएगा, वॉल्यूम Volume. वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। समझा? मतलब Yes. दो आप चेंज कर सकते हो, कोई एक अपने आप उनके हिसाब से बन जाएगा। तो समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? और Yes. हमेशा आपको Yes. इन दोनों का रेशियो, मतलब पीवी और टी का रेशियो, पीवी और टी का डिवीजन आपको एक हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। इट विल ऑलवेज गिव यू अ सिंगल कांस्टेंट वैल्यू। कुछ समझे बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है? Yes. यस Yes. फिर हमने ये सारी चीजें करके हमने पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी ऐसा कुछ देखा था। फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकाली थी और पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, NRT. आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव किया था। याद आ रहा है कुछ आपको? Yes. Yes. जहां पर P is pressure, V is volume, N is mole, R is gas constant and T is temperature. ठीक है? Yes. Yes. Is everyone okay here? जो लोग का कुछ मिस हुआ था उनको भी कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? या दो तीन बच्चे लोग को छोड़ के बाकी फिर से सब लोग कान वान नाक वाक बंद करके बैठे हैं? श्रावणी बैच में है तू? श्रावणी चौहान, Yes. समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? हाँ. Okay. What about other people? yes, Yes. yes, Yes. Yes. ठीक है, आगे जाते हैं। फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ मोल्स के बारे में समझा था। हमने कहा था नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ऑफ अ गैस, जो भी आपको दिया हो, अपॉन Upon molar Molar mass. मोलार mass. मास ऑफ अ गैस। ये हमने पढ़ा था एन, राइट? आपको जो भी Yes. अमाउंट ऑफ मास दिया हो उसको उसके मोलार मास से डिवाइड कर दो, आपको मोल्स मिल जाएगा। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। जरा सा ध्यान देना पड़ेगा कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में मोलार मास हमेशा डबल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन इज 16 बट उसका मोलार मास 32 होता है। 32. रिमेंबर दिस। Yes. नाइट्रोजन इज 14 बट उसका मोलार मास हमेशा कितना 28. होता है? 28. 28। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हमको Yeah. ध्यान देनी है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो हमको ये चीजें दिमाग में लेकर चलनी है। आर यू पीपल क्लियर टिल हियर? कोई इश्यू है यहाँ तक? yes, ठीक है। Yes. अगर यही Yes, चीज हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में बोले तो जो भी N नंबर by ऑफ NA. मॉलिक्यूल्स, यस, जो N by N. मॉलिक्यूल्स आपको दिए हैं डिवाइडेड बाय मोलर Avogadro's मास में number. जितने भी नंबर होते हैं, मोलर मास में हमेशा एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। सो एन जो आपको दिया है, समझो आपको एक कटोरी में कुछ अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लाके दे दिया, समझो लेट अस से 50 मॉलिक्यूल्स लाके आपको दे दिया, 50 एटम्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं, 50 एटम्स आपको लाकर दे दिया, और उसके बाद आपको बोल रहे हैं कि मुझे बताओ कि इसके अंदर कितना मोल्स है। तो आप सिंपली बोलोगे मुझे इसका अमाउंट बता दो, मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने मुझे कितना एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मोल्स दिया है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes. yes, सबको क्लियर है? Yes. किसी को कुछ डाउट है या आगे बढ़ जाओ? आगे बढ़ जाओ, ठीक है, Yes. चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट इज, उसके बाद हमने एक रिलेशन देखा था, PV is equals to nRT, N can be written as PV is equals to N by NA, N by NA RT. RT, PV is equals to, अब हमको पता है कि R by NA क्या होता है? KB. होता है। So PV is equals to NKBT। याद आया कुछ बच्चों? Yes. Yes. ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट बताया था कि आपका जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड सो ऑन, जो तीन गैस लॉज हमने पढ़े, वो तीन गैस लॉज रियल आइडियल गैसेस के लिए सारे टेम्परेचर्स पे काम करते हैं। मतलब आइडियल गैसेस के लिए ये लॉज हर जगह पे, हर पॉइंट पे इट विल वर्क, बट फॉर रियल गैसेस, जो रियल गैसेस होती हैं उसमें ये कुछ पॉइंट्स पर काम नहीं करता। कहाँ पर काम नहीं करता?
Do you लो remember? टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। यस, लो टेम्परेचर जो हमने 3 गैस लॉस देखे ना बच्चों, जो हम पीछे गैस लॉस देख रहे हैं, वो गैस लॉस लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे काम नहीं करते रियल गैसेस के लिए। लो टेम्परेचर का मतलब होता है लिक्विफाइंग टेम्परेचर, जहां पर आपका गैस लिक्विफाई हो जाता है। याद है ना, मैंने बताया था कि अगर आप लो Yes. टेम्परेचर पे लेकर आओ गैस को और थोड़ा सा उसको प्रेशराइज करो, तो प्रेशराइज करके और उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लाकर आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो ना। Yes. जैसे कि उसी तरीके से आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बनता है। पहले उसको क्या करते हैं, पहले उसको एक टेम्परेचर पर लाकर एक ठंडे टेम्परेचर पर लेकर आते हैं, ओके। उसके बाद उसको प्रेशर करना स्टार्ट करते हैं, और उस वजह से जब वो एक टेम्परेचर पे आता है और आप जब उसको प्रेशर अप्लाई करते हो, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोज आ जाते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट बच्चों वो बहुत ही अंडर हाई प्रेशर होते हैं, मतलब अगर हल्का सा, क्यों गैस का, अगर गैस का पार्ट देखो, गैस तो एक ऐसी चीज है कि अगर उसको छोटा सा भी कोई पॉइंट मिला तो वो निकल जाएगी वहां से। बट वाई दिस पेट्रोलियम गैसेस, उनके टैंक्स के साथ क्यों नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत हाई प्रेशर होता है। अगर आप उसको ज्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे तो अपने अंदर की एनर्जी लेकर फुट जाएगा। तो समझ में आ रहा है बच्चों में क्या बोल रही हूँ? यस। So is it clear that where the gas laws are not applicable, they are not applicable at low temperature and high pressure? प्रेशर। Clear with the part? Yes. 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 Clear है? Yes. ठीक है। सो बट आइडियल गैसेस के लिए ये ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आइडियल गैसेस पे वो हर पॉइंट पे हर जगह पर काम करता है, तो आइडियल गैसेस के लिए कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? Yes. यस। Yes. अब अगर आपको रियल गैस से आइडियल गैस बनाना है तो व्हाट यू नीड टू डू। अगर आपके पास एक रियल गैस है, उससे आपको आइडियल गैस बनाना है। हालांकि ऐसा कुछ बनता नहीं है, जस्ट एक प्रोसेस बता रही हूँ, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, बट हमने कोशिश की है। ठीक है? सो अगर आपको रियल गैस से आइडियल गैस बनाना है, देखो आइडियल गैस का 2 कंडीशन था। क्या कंडीशन है, याद है आपको? अभी मैंने बताया क्या था, बोलो। Volume वॉल्यूम वॉल्यूम नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल। होना चाहिए। चलो ये पार्ट तो थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है? Interaction. यस, इंटरेक्शंस नहीं होना चाहिए। तो इंटरेक्शन नहीं होने का एक ही तरीका है कि मैं उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दूं, बहुत दूर। इतना ज्यादा गर्म कर दूं कि वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एकदम दूर चले जाए। गर्मी में कोई एक दूसरे के पास रहना पसंद नहीं करता ना, वैसे मॉलिक्यूल्स भी गर्मी में एक दूसरे के पास रहना पसंद नहीं करते। सो अगर मैं टेम्परेचर बहुत हाई कर दूं, इफ टेम्परेचर को मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, तो मैं मेरे रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। और दूसरा एक और कंडीशन है जिससे मैं रियल गैस को प्रेशर लो Pressure low. प्रेशर को किसी तरीके से कम कर दूं। और ये दोनों ही बच्चे, ये ना पॉसिबल नहीं है अचीव कर पाना। मतलब बहुत, जब मैं बोल रही हूँ ना हाई टेम्परेचर, इट मीन्स वेरी 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 मच हाई टेम्परेचर। मतलब आपके, आई कैन से आपके सन से भी ज्यादा हाई टेम्परेचर, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए उस चीज के लिए। और प्रेशर को लो करना मतलब बिल्कुल जीरो प्रेशर करना है। सो दोनों कंडीशंस आर नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स टू ब्रिंग इट इनटू द सिस्टम। इसीलिए कभी भी रियल गैसेस से आइडियल गैसेस कभी बन नहीं पाती। हाँ, कोशिश जरूर करते हैं, पर बनता है ऐसा, मतलब प्योरली आपको आइडियल गैस बन के नहीं मिले। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों व्हाट आई एम सेइंग? समझा? Yes. ये दोनों से एक ही चीज होगी। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी मॉलिक्यूल्स इतने दूर चले जाएंगे कि उनके बीच का इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा, और हमको तो वही चाहिए, क्योंकि हमें पता है आइडियल गैस में इंटरेक्शन नहीं होता। दूसरा, अगर मैं प्रेशर कम कर दूं मतलब उनके बीच में मैं उनको अलाउ कर रही हूँ कि भाई इतना कम प्रेशर कर दो, इसके ऊपर इतना कम प्रेशर कर दो कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे ही ना। ओके, नॉर्मली क्या होता है कि हम अपने भाई बहनों के साथ झगड़ा करने के बाद क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स का प्रेशर होता है, हम लोग कहीं जा नहीं सकते। पर अगर प्रेशर एकदम लो है तो हम इजीली सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है? सो दैट इज वेयर इट वर्क्स। सो प्रेशर जितना लो होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इजीली दूर चले जाएंगे और उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं रह जाएगा। सो दोनों का तरीका यही एक्सप्लेन कर रहा है कि इंटरेक्शन कैसे कम करें। कुछ समझा बच्चों? आर यू क्लियर? Yes. Yes. ठीक है। So this was about some basic information regarding your what I can say, regarding your ideal gases and real gases. Directly I am going ahead with the equation of state. मैं आपको ग्राफ्स नहीं सिखा रही हूँ, ग्राफ्स आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लेना। Now equation of state में क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट मैंने आपको बताया था कि लाइक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या करता है,
आपके किसी भी गैस के स्टेटस को समझाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझाता है। फॉर एग्जांपल आइडियल गैस का इक्वेशन ऑफ स्टेट है PV इज इक्वल्स टू nRT। ये जो इक्वेशन है ये आपके गैस के कैरेक्टरिस्टिक को समझाता है, स्टेटस को समझाता है, इसीलिए हम इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। इन इक्वेशंस के हेल्प से हम गैस के सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है मैडम से? इसमें हम अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इन सारी चीजों को यूज करके हम गैस की स्टेटस को समझने की कोशिश करते हैं। तो समझ में आया बच्चों व्हाट आई सेड? Yes. Yes. समझा ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? हम इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इज इक्वल्स टू nRT, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट किसका है? आइडियल गैस का। फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रेशर है, मेरे पास वॉल्यूम है, बट मेरे पास टेम्परेचर नहीं है, तो मैं इस इक्वेशन ऑफ स्टेट से उस पर्टिकुलर, मेरे पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, मोल्स है, R है, तो मैं इस इक्वेशन ऑफ स्टेट से गैस के टेम्परेचर का स्टेटस कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो इस इक्वेशन ऑफ स्टेटस हमको गैस के या किसी भी चीज के स्टेटस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। कोई भी स्टेटस, इट कैन बी टेम्परेचर, अगर आपके पास बाकी दो क्वांटिटी है तो कोई एक क्वांटिटी आप इसमें से निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes. It gives you a detailed explanation about the gas. It is an equation which helps you in determining the condition of a gas or status of a gas and so on. Clear with the part? Okay. Now after that we were discussing about mean free path. हम लोग mean free path के बारे में डिस्कस करते हैं अब। मीन फ्री पाथ में क्या बताया था मैंने आपको कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक क्यूब है, देयर इज अ क्यूब हियर, राइट? आपके पास एक क्यूब है, क्यूब में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स इनसाइड द क्यूब। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको एंट्रेंस एग्जाम पढ़ाते वक्त सिखाऊंगी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा सिर्फ बताने वाली हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय मीन फ्री पाथ। अब होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये जाकर एक दूसरे से टकराते हैं। सो मीन फ्री पाथ का डेफिनेशन क्या बोलता है कि it is the distance covered by the molecules with a constant velocity between two successive collisions. Yes, दो successive collisions के बीच में molecules जो भी distance cover करता है, that gives you with a constant velocity, that gives you what it gives you? Mean free free path. Path in a straight line. Okay, so this is what is the mean free path explains you. उसके बाद उसने बोला अगर सिंपल सा फंडा है बच्चों, अगर मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा बड़ा है तो वो फटाफट एक दूसरे से कोलाइड होंगे। यस, वैसे तो मीन फ्री पाथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर साइज बड़ा है तो अगर डायमीटर बड़ा है मॉलिक्यूल्स का तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू कम होगी। और इवन डेंसिटी अगर ज्यादा है, डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट यूनिट क्यूब, तो उसका लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम रहेगा। कम। ये क्लियर हुआ सबको बच्चों? Yes. समझ में आया? मेन फ्री पाथ समझा आपको? It is the distance between it is the distance covered between the two successive collisions when the molecules are moving in a straight line with a constant velocity. ठीक है, is everyone clear till this much? Yes. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद क्या पढ़ा था? RMS root means square. हमने RMS पढ़ा था, राइट? तो मैंने आपको बताया था कि RMS की क्या जरूरत है। मैंने आपको एवरेज में क्या प्रॉब्लम होता है वो मैंने आपको समझाया था कि ओके, अगर ये आपका एक गैस आपका एक ग्राफ है, मैं आपको अगर इसमें एवरेज निकालने बोलूं तो जितना पार्ट पॉजिटिव में है उतना पार्ट नेगेटिव में भी है, तो ये पार्ट पूरा मुझे जीरो, राइट? तो इसीलिए मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा? RMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। इसके नाम से उल्टा करना है, पहले स्क्वायर लेना है, फिर मीन लेना है और फिर रूट लेना है। आ रहा है बच्चों? Yes. नेक्स्ट टॉपिक क्या था? व्हाट वाज द नेक्स्ट टॉपिक? Pressure of प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो मैं वो डेरिवेशन पूरा रिवाइज नहीं कर रही हूँ। किसी को डाउट है क्या वो डेरिवेशन में? तो पूछ लो, अगर कहीं पर डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग अहेड, क्योंकि आई थिंक वो डेरिवेशन मैंने 2-3 बार सिखाया था ना। Yes, miss. ओके, सो डेरिवेशन में किसी को कुछ डाउट है? एक काम करो, 2 मिनट लो और फटाफट डेरिवेशन गो थ्रू करो। देखो कहीं पर कुछ नहीं समझ रहा है तो पूछ के लो, नहीं तो मैं आगे जाऊंगी।
जल्दी करो, टेक 2 minutes, पर सोना नहीं। हाँ, डेरिवेशन पूछने बोला है तो देख लो एक बार, कहीं पर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो, फटाफट गो थ्रू करो डेरिवेशन में। वैसे होना नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर है तो कोई इशू नहीं है, देख लो। मैम बोल बच्चा। वो इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर वो वाला थोड़ा डाउट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी वाला, हाँ वो मैं पार्ट सिखाऊंगी, डोंट वरी, तुम उसके ऊपर से देख लो। नहीं जैसा स्टेटमेंट दिया एज द गैस इज स्टेडी इन इक्विलिब्रियम, मतलब हम सारे कैलकुलेशंस इक्विलिब्रियम, स्टेडी इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपका गैस मॉलिक्यूल्स का ना डिस्टर्बेंस थोड़ा कम हो जाता है, मतलब दे कम टू अ सर्टेन स्टेट। फॉर एग्जांपल कैसे समझाओ, समझो तुमने एक कंटेनर में तुमको गैस भर के दे दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स ना बहुत डिस्टर्ब होंगी, वो जा जाके ना बार बार आपके व्हाट वी कैन से वॉल्स ऑफ द कंटेनर एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। बट एक टाइम के बाद क्या होगा, धीरे 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 वो शांत होना चालू हो जाएंगे, मतलब फिर वो आराम आराम से मूव करेंगे, मतलब वो घाई और वो जल्दबाजी जैसा कंडीशन थोड़ा शांत हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट इट मींस कि इट बिकम्स स्टेडी व्हेन इट कम्स टू इक्विलिब्रियम। तो वो जो घाई और कोलिशन ऐसे जब बहुत हाई मोमेंटम वाला जो कंडीशन होता है ना, वो थोड़ा शांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? फॉर एग्जांपल जैसे समझो तुमको क्या करना है, तुमको मैंने एक होमवर्क दे दिया, ठीक है। मैंने तुमको Yes. होमवर्क दे दिया, होमवर्क देने के टाइम पे क्या हुआ कि तुम्हारे पास ना, तुम वो होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो। स्टार्टिंग में क्या होता है, आप एकदम घाई में रहते हो, अरे कैसे भी होमवर्क कंप्लीट करना है बस। बट एक बार आप थोड़ा सा 90% आपका होमवर्क हो जाता है, उसके बाद आप थोड़े शांत हो जाते हो, आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाए, चलो अब हो जाएगा। तो पहले वाला जो एक्सपीरियंस है और अभी वाला जो एक्सपीरियंस है 90% होने के बाद, क्या दोनों में यू हैव द सेम फीलिंग? दोनों में No. सेम फीलिंग होती है क्या? नहीं, पहले आप बहुत घाई घाई में रहते हो, बट देन यू कम टू एन इक्विलिब्रियम कंडीशन इन विच यू बिकम स्टेडी। वहां पे भी आप कर रहे हो काम, पर अब आप उतने घाई में नहीं हो जितने घाई में आप पहले थे। तो डिस्टर्बेंस कम हो जाती है जब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जाते हो, आप स्टेडी हो जाते हो। समझ में आया व्हाट इज इट? Yes, yes. सब लोग डेरिवेशंस देख रहे हैं ना? शिरोन देख रही है ना? Yes, miss. Yes, ma'am. Okay. What about मनाली, अक्षय, अक्षय नायर? अक्षय नायर है यहाँ पे? खुशी, आर यू देयर? Yes. Okay, okay, go through. हो गया? Are you done with the part? Yes, miss. Okay. Yes. So let's have a discussion on the interpretations of kinetic energy of gases. Okay. So root mean square velocity clear हुआ सबको? Yes. Yes. yes ma'am. Yes. You got root mean square velocity as VRMS as under root of 3 RT by M naught. 3 RT upon M naught. 3 RT upon M naught, where M naught is the molar mass, R is the Molar gas mass. constant, T is the temperature. ठीक है। उसके बाद हमने इसको किससे कंपेयर किया था? साउंड ऑफ अ गैस। Sound of a gas. Sound 1 RT by M naught. साउंड ऑफ अ गैस बोल रहे हो, साउंड इन अ गैस, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। तो हमने देखा था कि VRMS is equals to under root of gamma RT M RT by M naught. Upon M By naught. M naught. और मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज दिस गैमा, अब तो 5 आपको by और अच्छे 3. से पता चल चुका है ना। सो गैमा इज 5/3 हियर। सो Atomic gas. yes, it is a monoatomic, ठीक है। So this is how it goes. Now let's go ahead with the interpretation of kinetic energy of gases. अभी हमको पता है कि PV is equals to
PV is equals to 1/3 NmV bar square. ये तो हमने प्रूव कर लिया Yes. है ना. Yes. Yes. अब हम इसको क्या करेंगे? सी व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी. मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो बॉन्ड पोटेंशियल एनर्जी को रिजल्ट करते हैं. याद है? मॉलिक्यूल्स का Yes. मूवमेंट, Yes. मॉलिक्यूल्स का Yes. मूवमेंट हमेशा काइनेटिक एनर्जी देता है. और उनके बीच का जो बॉन्ड है, सी कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता, बट किसी एक जबरदस्ती की वजह से वो लोग साथ में पड़े हुए हैं. और मैंने आपको हमेशा बताया है, हमेशा समझाया है कि जहां पर भी जबरदस्ती का फोर्स लग रहा हो, वहां पर Potential अपने आप जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है. तो वहां पर जब दो मॉलिक्यूल्स हैं, और आपको पता है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस, उनके बीच में कोई जबरदस्ती है क्या? No. No. सो आइडियल गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं Zero. है. नहीं है. यस. सो उनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है. एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इज हाँ, गिवन बाय 1/2 mv बार स्क्वायर. Yes. अब यहाँ पर मैं अगर इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू? Multiply I'm divide going by to 2. multiply and divide by Divide by 2. two. Yes. So 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, n m v bar square. Now what I'm going to do, n थोड़ा सा साइड में ले लेती हूँ. 2/3 into n, ये अब हमारा साथ में आ जाएगा हाफ m v bar square, right? Yes. Yes. So ये हाफ m v bar square क्या है? अभी हमने देखा Kinetic energy of Kinetic हाफ one. m v bar energy. square हमारा काइनेटिक एनर्जी है. So PV is equals to 2/3 n. ये मेरा हो गया काइनेटिक एनर्जी. मैंने अभी बताया था कि टोटल एनर्जी, सी आपको पता है टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल Plus एनर्जी होती है. potential. बट Yes. ये तो हमारे पास है ही नहीं आइडियल गैस में. ये वाला टर्म तो Yes. 0 है. सो मेरा जो टोटल एनर्जी होगा वो किसकी वजह से Equal होगा to बच्चों? Kinetic Kinetic energy. energy. की वजह से होगा. सो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ऐसा कुछ बन जाएगा. PV इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ E. ये क्लियर हुआ बच्चों? यहाँ तक Yes. समझा? Yes. नाउ हमको पता है कि PV इज इक्वल्स टू NKBT. अभी हमने पीछे देखा था, Yes. Yes. है ना? Yes. सो PV इज इक्वल्स टू NKBT हमने पीछे देखा था. PV की जगह पे NKBT डाल दो. सो NKBT इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ E. ठीक है. अब मैं Yes. अगर इसको यहाँ भेज दूं तो दिस बिकम्स 3/2 3/2 ऑफ NKBT, राइट? अगर मैं इस N को नीचे ले आऊं so it तो becomes 3/2 kBT. E by N is equals to 3/2 kBT. ये इंटरप्रिटेशन क्लियर हुआ? दिस इज एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल 3/2 kBT. और अभी मैं आपको बता चुकी हूँ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में 3/2 kBT कैसे होता है. हाफ kBT इधर, हाफ kBT इधर, हाफ kBT इधर. सो एनर्जी पर मॉलिक्यूल विल बी 3/2 kBT फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस. कुछ क्लियर हुआ? व्हाट आई सेड? Yes. Yes. तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम था, उनको क्लियर हुआ? क्या किया है? Yes. Yes, ma'am. PV is equals to 1/3 NmV bar square हमने प्रूव किया था. काइनेटिक एनर्जी हमको पता है ये होता है. हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं. हम n को थोड़ा सा 2/3 के साथ लाते हैं. हाफ mv bar square, ये वाला पार्ट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा. मैंने आपको बोला टोटल एनर्जी जो होती है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय E या U, दोनों से रिप्रेजेंट की जाती है टोटल एनर्जी. सो E इज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू KE प्लस PE. आइडियल गैस में PE होता ही नहीं है. सो U, इसको मैं E या U दोनों से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. मैंने इसीलिए आपको कुछ कुछ जगह पर U यूज किया है, कुछ कुछ जगह पर E यूज किया है, कि आपको पता हो कि इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी को कभी U और कभी E दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके. सो E इज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू KE. हमने क्या किया? अब ये KE है, सो हमने KE को E से रिप्लेस कर दिया. सो PV इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ E, क्योंकि KE और E की वैल्यू सेम होती है. KE की वजह से ही E होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर इन एन आइडियल गैस. फिर हमने देखा है PV इज इक्वल्स टू NKBT होता है. NKBT हमारा 2/3 ऑफ E होता है. समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है? हमने क्या किया? ये 2/3 को हमने ये साइड भेज दिया तो इट बिकेम 3/2 NKBT. N को हमने नीचे भेज दिया. दिस इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल. वैल्यू 3/2 kBT. और ये हमने प्रूव भी की थी बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? एक Yes. हाफ kBT इधर, हाफ kBT इधर, हाफ kBT इधर. यही आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी समझाता है कि जितने भी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, हर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल के पास हाफ kBT का कंट्रीब्यूशन Half होता है. kBT. समझ में आया? Yes. Yes. जिसको Yes. इसका क्लियर हुआ? Yes. आगे बढ़ जाओ. शुड बी मूव अहेड? Yes. 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 नाउ ठीक है.
अब ये हो गया आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से ये प्रूफ हो गया कि मॉलिक्यूल जितने भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है उतने हाफ केविटीज उस मॉलिक्यूल के पास होते हैं। अगर वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है तो उसके पास 3 हाफ केविटीज होते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस नाउ वी आर मूविंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके ऊपर तो मैंने काफी अच्छा खासा डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो तो। क्या हमने एक ग्राफ बनाया था, देयर वाज अ ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस वाज द ग्राफ समवेयर। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, बट चलती किसकी है, किसकी चल रही है फिलहाल इंडिया में? Who is the one who is running the डोमिनेंट जो India? है वो जो डोमिनेंट Dominant is BJP, right? बीजेपी, यस, कि उनको Yes. ज्यादा वोट मिले हैं। I'm not talking about BJP or something. I'm just saying कि जिसके वोट ज्यादा होते हैं वही विनर होता है। Do you remember this? आपको पता है ये Yes. बात? Yes. वैसे ही Yes. होता है गैस मॉलिक्यूल्स में भी। अब गैस मॉलिक्यूल्स में कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड 0 हो सकती है, कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड 10 हो सकती है, कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड 15 हो सकती है। एक अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, समझो 10 मॉलिक्यूल है जिनकी स्पीड 5 है, 15 मॉलिक्यूल है जिसकी स्पीड 2 है, बट समझो 50 मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड 17 है। तो आपको मैक्सिमम कौन सा देखने के लिए मिलेगा? पूरा गैस 17। मॉलिक्यूल 17 जैसा बिहेव करता हुआ कुछ दिखेगा। मतलब क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी कौन से मॉलिक्यूल की है। अगर कौन से स्पीड वाली, कौन सा स्पीड का क्वांटिटी का मॉलिक्यूल का अमाउंट सबसे ज्यादा है, उस हिसाब से आपका पूरा गैस का बिहेवियर दिखता है, बाकी सारे जो है बैलेंस हो जाते हैं। सो हमने कहा था यहाँ पे भी हम रेंज में बात करेंगे। दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन, राइट? ये वाला जो अमाउंट होगा सबसे Yes. मैक्सिमम, ये 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4, समझो ये 50 मॉलिक्यूल है। सो 50 मॉलिक्यूल्स के पास ये वाली स्पीड है। दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड का ग्राफ। सो 50 मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास ये वाले रेंज में स्पीड है, तो पूरा गैस मॉलिक्यूल ये वाले रेंज के हिसाब से काम करेगा। कुछ समझ में आया? ये जो Yes. नीचे वाले हैं Yes. ये एक दूसरे को बैलेंस करके साइड हो जाएंगे और पूरा बिहेवियर इनके जैसा दिखेगा। सो मैं बोलती हूँ कि दिस 50 मॉलिक्यूल, मेरा बोलने का स्टैटिस्टिकल या फिजिक्स पर्सन के बोलने का जो तरीका होना चाहिए वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50 मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पीड। मैं फिक्स कंडीशन में बात कर ही नहीं सकती। मैं क्या एक एक मॉलिक्यूल को देख सकती हूँ? क्या नहीं देख सकती। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे 50 मॉलिक्यूल्स जो है, मतलब मेरे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो उनका जो स्पीड है वो v और v प्लस dv के बीच में रेंज करता है। मतलब अगर मैं इसको 5 Yes. ले लूं और इसको 10 ले लूं तो इट इज 5 प्लस 5, राइट? 5 से शुरू होता है और Yes. 5 प्लस 5 पे खत्म होता है। यहाँ पे dv कितना होगा बच्चों? 5. What is the dv? 5. समझ में आ रहा है? सो ये जो मॉलिक्यूलर स्पीड का जो ग्राफ है वो ये आपको बताता है कि मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स है उनका रेंज कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर खत्म होता है, और पूरा गैस का बिहेवियर आपको इसी रेंज के हिसाब से दिखता हुआ मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? Yes. Yes. तो इसी ग्राफ को, इसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड के ग्राफ को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड का ग्राफ बोलते हैं। समझ में आया बच्चों? मैम Yes. बोल बच्चा। मैम जैसे जैसे मतलब ये ग्राफ अभी आपने 50 मॉलिक्यूल लिया, 100 ले लिया तो वेवलेंथ कम होगा ना बस? ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैंने 50 का लिया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जो भी देखो मैक्सिमम नंबर, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, दिस इज मैक्सिमम नंबर वर्सेस दिस। अब आपका क्या होगा कि अगर आप 100 नंबर में देख रहे हो तो आपको सिर्फ ये मॉलिक्यूल, ये ग्राफ आपको सिर्फ ये बता रहा है कि कौन से कितने अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड ज्यादा है, और बस इसी का एक्सप्लेनेशन आपको ये ग्राफ दे रहा है। आपके नंबर बढ़ाने से कोई कंडीशन चेंज नहीं होगा, कोई कुछ ज्यादा नहीं होगा, ग्राफ का शेप बड़ा हो जाएगा, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं। मतलब ये ग्राफ इन शॉर्ट आपको यही बता, सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा है कि विच अमाउंट इज हैविंग द मैक्सिमम स्पीड, और सॉरी विच स्पीड क्वांटिटी इज हैविंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया था, आप किसी एक सिटी में जा रहे हो रहने के लिए, ठीक है? पहले उस सिटी में सिर्फ 10 लोग रहते हैं, पहले उस सिटी में सिर्फ 10 लोग रहते हैं, तो मैक्सिमम लोग जो है वो यूथ है, तो यूथ के हिसाब से आपको कपड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। बच्चे कम है और बूढ़े कम है, तो उनके हिसाब से आप कम कम कपड़े अपने शॉप में रखोगे। मैक्सिमम आप किसका रखोगे? आपका प्रॉफिट कब होगा?
जब आप यूथ Youth. का रखोगे। समझो अब आप बोलते हो कि मैम नहीं 10 अभी मैं 10 लोग का मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मेरे सिटी में 50 लोग रहते हैं, बट वहां पे भी ऐसा ही कंडीशन है कि यूथ का ज्यादा है, तो किसका अमाउंट अपने पास ज्यादा रखोगे? यूथ यूथ का ही यूथ Youth. राइट। तो बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सिखाता है, ये आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करता है कि किसका अमाउंट ज्यादा है और कौन से रेंज, जो जिसका भी अमाउंट ज्यादा है उसका रेंज क्या है स्पीड का। समझ में आ रहा है? Yes, technically क्योंकि जिसका ग्राफ भी जो है वो ज्यादा थोड़ा होगा वही range हमको, या जिसका भी ज्यादा होगा उसका ही रेंज हमको ओवरऑल देखने के लिए मिलेगा। दैट इज व्हाट इट वांट टू से। मेरे जो टेक्स्ट बुक में ना वो समझ में आया? थोड़ा yes, स्ट्रिप है। क्या? इस टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया है वो ये जो स्ट्रिप है थोड़ा सा साइड में आएगा। हाँ, क्योंकि क्या होता है, दे आर टॉकिंग अबाउट ना रूट मीन स्क्वायर। ये रूट मीन स्क्वायर ना थोड़ा सा शिफ्टेड होता है, ऐसे नीचे की तरफ होता है यहाँ पे। सो Yes. दैट इज ओके। आपका रूट मीन स्क्वायर थोड़ा एक्यूरेट वैल्यू देता है, वो यहाँ पर देता है दिस ईयर कंडीशन। Yes. ठीक है, सो दैट इज ओके, नो इश्यू विद द पार्ट। रूट मीन स्क्वायर की वजह से उन्होंने वो शिफ्ट किया है, रूट मीन स्क्वायर और एवरेज में। और सी दिस इज योर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ तक के बीच में आप ओवरऑल मेजरमेंट देखते हो। ठीक है, सो मैं सिर्फ आपको इतना समझा रही हूँ कि ये जो ग्राफ है वो आपको क्या समझाने की कोशिश करता है। और ज्यादा डिटेल में इस ग्राफ के साथ मैं आपके लिए नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वही मैंने बोला कि पढ़ने के लिए जाओगे ना बच्चों, बहुत कुछ है, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू स्टडी, बट हमको अपने आप को लिमिट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ आपके सामने आने के बाद आपको ऐसा नहीं होना चाहिए ये क्या था, आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये ग्राफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड का डिस्कशन करता है, और जो मैक्सिमम दिख रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल ज्यादा है जिनकी स्पीड इस रेंज में एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आ रहा है बच्चों? या और शिफ्टेड होने का रीजन रूट मीन स्क्वायर है। वो लोग थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ चल रहे हैं, एक्यूरेसी का जो पार्ट है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, Yes, मैं समझा। okay, so this was about the root mean square, this was about the distribution of speed। उसके बाद लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी तो मैं बता चुकी हूँ कि 3 डायरेक्शंस में आपके मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं इफ इट इज अ मोनोएटॉमिक। हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर और हर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा केबीटी Half में? kBT. हाफ केबीटी मैं ये भी बता चुकी हूँ कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, उसको बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर जो रखोगे काइनेटिक एनर्जी वो अमाउंट से चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ आई। ये आपका ठीक है, I'll take 10 to 15 minutes extra so that आपका ये रिविजन वाला पार्ट हो ही जाए, एंड देन नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर सीधा नए पार्ट से स्टार्ट करें। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम में मैंने आपको समझने का एक शॉर्टेस्ट वे बताया था कि कितने डायरेक्शंस में वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है या आप इंडिपेंडेंटली उसको समझा सकते हो। दैट इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डू यू रिमेंबर दिस पार्ट? यस Yes. बट इंडिपेंडेंट कंडीशंस होना चाहिए, डिपेंडेंट कंडीशंस नहीं होना चाहिए। व्हेन आई एम सेइंग अबाउट मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, बच्चों प्लीज ध्यान से सुनो। आप मैंने लास्ट टाइम बहुत लोगों में ये मिस्टेक्स ऑब्जर्व की है, वैसा करो मत। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मोनो, अगर टीचर 100% दे रहा है तुम लोग एटलीस्ट 70% तो दो टीचर को सामने से। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मैंने एक मॉलिक्यूल रख दिया, ये मॉलिक्यूल कितने डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली चल सकता है 3. जिसका डिस्कशन आप कर सकते हो? 3। So this is 1, this is 2, this is 3। ठीक है, सो ये x डायरेक्शन या इसको y ले लो, जो भी है आपका मर्जी, ये x ये z, तो ये 3 डायरेक्शन में चल सकता है। 3 डायरेक्शन में चल सकता है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3। सो इट इज अ ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे भी वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यहाँ पे भी वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यहाँ पे भी वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो 3 डायरेक्शन में वो इंडिपेंडेंटली चल सकता है। इंडिपेंडेंटली का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि समझो अगर कोई चीज सामने चल रही है तो मैं ऊपर देखकर नहीं बता सकती कि सामने वो कहाँ चली गई, मुझे उसको सामने ही देख के बताना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रही है। सो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि मैं उस डायरेक्शन को दूसरे डायरेक्शन के हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? क्लियर हो रहा है बच्चों? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी एक एंगल से चल रहा है, मैम ये वाला डायरेक्शन क्यों नहीं लिया, तो मैंने आपका इसका रीजन समझाया था कि इस डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस के हेल्प से भी समझा सकती हूँ और वाई एक्सिस के हेल्प से भी समझा सकती हूँ। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्शन नहीं है,
Yes. इंडिपेंडेंट डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन को मैं सिर्फ उसी की मदद से समझा सकती हूँ और किसी की हेल्प लेकर मैं उसको नहीं समझा सकती। कोई चीज सामने चल रही है तो मैं ऊपर देखकर वाई एक्सिस में देखकर ये नहीं बताऊंगी कि सामने वाला कहाँ चला गया, उसके लिए मुझे सामने ही देखना पड़ेगा। कुछ समझ में आया बच्चों व्हाट आई सेड? Yes. कुछ समझा? सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस इज 3 और कितनी, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन में हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ केबीटी कंट्रीब्यूट Half करता है, KBT. हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितने 3. डिग्री ऑफ फ्रीडम है बताओ बच्चों? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सो 3 by टोटल 2. कितने 3 by कितना 2 मोनोएटॉमिक KBT. गैस 3 कितना by 2 केबीटी होगा? KBT. ये कंफ्यूजन सबका क्लियर हुआ? Yes. सबको क्लियर हुआ? Yes. 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 फ्रीडम हाफ केबीटी देता है, तो 3 है, तो तीनों एक हाफ केबीटी हाफ केबीटी हाफ केबीटी, टोटल कितने हाफ केबीटी दे देंगे वो लोग? 3 हाफ केबीटी। 3 half KBT. दिस इज व्हाट इज मीन, व्हाट डज दिस मीन? कुछ क्लियर हुआ बच्चों? कुछ Yes. समझा? Yes, ma'am. Okay. Now when I discuss about diatomic molecule, diatomic molecule का ये आपका ऐसा हो गया, ठीक है। अब जब ये ऐसा हो गया, मेरे पास मॉलिक्यूल जो आ गए, अब मैंने इनको एक्सिस पे बिठा दिया। जब मैंने इनको एक्सिस पे बिठा दिया, एक्सिस पे बिठाने के बाद 3 मोशन तो ये अभी भी कर सकते ना, मैं ये पूरा उठाकर एक्स पे चली जाऊं, मैं ये पूरा 3 उठाकर वाई पे translational चली जाऊं, degree of freedom. मैं पूरा उठाकर एक्स पे चली जाऊं, पूरा उठाकर वाई पे चली जाऊं, पूरा उठाकर जेड पे चली जाऊं। सो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो फिक्स है, 3. कितना हो गया? 3। अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज अ बिग डी। 2 आएगा. 2 आएगा. यस 2 2 आएगा। अब एक कौन सा आएगा, इस तरीके से रोटेट along हो y सकता है। axis, along z axis. यस, सो एक रोटेशन ऐसा हो सकता है और एक रोटेशन ऐसा हो सकता है, और कोई Yes. रोटेशन हमने देखा Yes. पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। सो जब यही 2 रोटेशन है तो टोटल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा बच्चों? 2. करेक्ट। और एक्सिस के अक्रॉस मैंने अभी देखा कि इस एक्सिस के अक्रॉस हम रोटेशन को कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो स्टिल Yes. रहता है, अपनी जगह पे रहता है, उसका कोई मोशन नहीं Moment हो of रहा है वहां पे, होता है. है ना। सो यहाँ पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया बच्चों? 5. 5 है. लिसन हियर, अब यहाँ पर मैंने बॉन्ड्स को नॉन रिजिड, सॉरी यहाँ पर मैंने बॉन्ड्स को रिजिड रोटेटर लिया हुआ है, मतलब ये बॉन्ड्स एकदम कड़क है, कड़क है मतलब रॉड जैसे कड़क है, ठीक है। Rod. सो दे आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। सो रिजिड रोटेटर में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 5. डायटोमिक मॉलिक्यूल कितना हो जाता है? 5। 5. तो मुझे बताएं हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी केबीटी देता है बच्चों? 1 by 2 KBT. 1/2 केबीटी। सो 1/2 तो टोटल ये कितने दे देगा? 5 by 2 KBT. तो इट विल बी 5/2 केबीटी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखूं तो ये तो हो जाएगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर, और रोटेशनल कितना देगा? Half रोटेशनल IY को लिखने omega का y square. Omega y square. IY हाफ omega आई y ओमेगा square. स्क्वायर प्लस हाफ आई I जेड। Z omega z square. Omega square. एक्स वाला पार्ट क्यों नहीं लिया बच्चों? याद है ना, हमने कहा था जिस एक्सिस के अलोंग होता है उस एक्सिस के अलोंग रोटेशन नहीं कंसीडर नहीं होता। Inertia 0 होता है. समझ में आ रहा है? Moment of inertia Clear 0 हुआ? होगा वो. यस, उसका इनर्शिया 0 होगा। तो ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. इनर्शिया Yes. आर पे डिपेंड करता है। और मैंने शायद आपको ये चीज समझाई होगी कि जब आपका जो इनर्शिया है वो आर पे डिपेंड करता है, और जब आप उसी एक्सिस पे लेकर घूम रहे हो तो इस पे आर क्या हो जाएगा? यही पर आपका जो Zero. आर 0 हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई इनर्शिया नहीं रह जाएगा। रहेगा. सो आपका सिर्फ आई वाई के अलोंग और आई जेड के अलोंग आपको रोटेशन देखने मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ क्लियर हुआ? Yes. Yes. कोई डाउट नहीं है? पक्का? अब आराम से आंसर कर सकते हो कि मैं अगर रिजिड रोटेटर बोल रही हूँ डायटोमिक में तो उसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे और कितना केबीटीज होगा? आप सबको क्लियर है? अब Yes, मिस्टेक नहीं होगी बोलने में? पक्का? Yes. ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हो गया आपका रिजिड रोटेटर, मतलब जिसका जो बॉन्ड है वो रॉड जैसा है। अगर वो बॉन्ड रॉड जैसा नहीं है, वो बॉन्ड स्प्रिंग जैसा जैसा है, जिसको हम नॉन रिजिड Non-rigid रोटेटर बोलते rotator. हैं, Non-rigid. Non-rigid rotator. है ना, जिसको हम नॉन रिजिड रोटेटर जैसा बोलते हैं। अब उसमें क्या होगा? 3DOF तो 6 ट्रांसलेशन degree की वजह से होने वाला है, 2DOF तो हमारा Rotation. रोटेशन की वजह से होने ही वाला है,
one अब vibration. वहाँ वन पर वाइब्रेशनल की एक वजह से वाइब्रेशन की vibration. वजह से भी एग्जिस्ट करेगा DOF. सो टोटल Yes. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा बच्चों? 6. 6. Yes. समझ में आया? Yes. और ये वाइब्रेशन ऐसा हो Yes. रहा है, ऐसा इस तरीके से. नाउ अब KBTs का डिस्कशन बच्चों बहुत ध्यान से सुनो. 6 DOF सबको क्लियर हुआ कैसे आया? कोई Yes. ऐसा है जिसको 6 Yes. DOF का कंडीशन नहीं समझा? अब 3 मुझे 3.5 KBT देंगे, ये मुझे 2/2 KBT देगा. 2/2 KBT. अब ये वाला जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2/2 दो KBT. रीजन से होता है. एक होता है हाफ mv² मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा होता है हाफ KR R square. square. KR दैट इज square. पोटेंशियल एनर्जी. Potential energy. तो एक वाइब्रेशनल मोशन आपको कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम दे देता है 2. बच्चों? 2 हाफ by 2. 2 KBT. डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही होता है बच्चों. DOF इज 1 बट KBTs कितने कंट्रीब्यूट करता है? वो 2 हाफ KBTs को कंट्रीब्यूट करता है. कुछ Yes. समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ क्लियर हुआ व्हाट आई सेड? Yes. Yes. एक वाइब्रेशनल मोशन आपके 2 हाफ KBTs देता है. नॉर्मली एक DOF हमेशा एक ही हाफ KBT को कंट्रीब्यूट करता है. अगर 5 DOF है तो 5 हाफ KBT होंगे, 50 DOF है तो 50 हाफ KBT होंगे. पर सिर्फ ये वाइब्रेशनल का कंडीशन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वाइब्रेशन मोशन हमेशा 2 एनर्जी से एसोसिएट होता है. एक होता है काइनेटिक एनर्जी से और दूसरा उसका पोटेंशियल एनर्जी. तो इसके बारे में ये ऐसा क्यों है ना, ये मैं आपको ऑसिलेशन चैप्टर में डिटेल में सिखाऊंगी. तो फिलहाल आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि वाइब्रेशनल मोशन को 2 एनर्जी से एक्सप्लेन किया जाता है, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल. इस वजह से हमारा एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हाफ KBTs को कंट्रीब्यूशन करता है. क्लियर हो रहा है बच्चों व्हाट आई एम सेइंग? Yes. समझा मैंने क्या कहा? Yes. मतलब अगर आपको एग्जाम में बोल दिया अगर आपको एग्जाम में बोल दिया कि भाई तुम्हारा जो भी सिस्टम है उसमें 2 वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो आपके दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए कि अगर एक वाइब्रेशन 2 हाफ KBT दे रहा है तो 2 वाइब्रेशंस कितने देगा? 4 half KBT. 4 हाफ. बोलो बच्चों. 4 half KBT. 4 हाफ KBTs देगा. यस यस यस. सो एक वाइब्रेशन 2 हाफ KBT, तो 2 वाइब्रेशन कितने होंगे? ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे. 2 into 2 हाफ KBT, दैट इज 4 हाफ KBT. कुछ समझ रहे हैं बच्चों? Yes. समझा? सो नॉन रिजिड रोटेटर्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2, वाइब्रेशनल 1, दैट इज टोटल 6. ये नॉन रिजिड रोटेटर के लिए है. ठीक है. और KBTs कितने होंगे? 3/2 KBT प्लस 2/2 KBT Plus 2/2 प्लस 2/2 2/2 KBT. सबको ये क्लियर है बच्चों? सबको ये क्लियर है? Yes. कुछ डाउट है यहाँ तक? No. आगे बढ़ू पक्का? फिर उसके बाद हमने मेयर्स रिलेशन देखा था, राइट? वी फाउंड द मेयर्स रिलेशन. Yes. मेयर्स रिलेशन में प्रूफ नहीं कर रही हूँ, आप लोग गो थ्रू करना. अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर में. मेयर्स रिलेशन के लिए आपको टाइम दे रही हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट आता है, अगर आपको सेशन में आता है जिसमें मैं अवेलेबल हूँ, तो वहां पे भी आप मेयर्स रिलेशन के डाउट्स क्लियर कर सकते हो. नो इशू. ठीक है. सो CP minus CV is equals to R. ये मेयर्स रिलेशन. Yes. CP is your molar specific heat at constant pressure. Pressure. CV is your molar specific heat at constant volume. R is the gas constant. और इस रिलेशन को यूज करके हम मोनोएटॉमिक के लिए CP निकालते हैं, उसके लिए CV निकालते हैं, और गैमा हमको पता है कि रेशियो होता है CP और CV का. P/CV. समझ में आया? Yes. तो ये वाला पार्ट आप रिवाइज करो. अगर कोई डाउट आता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका भी क्लियरिफिकेशन करके ले लेंगे. एंड देन वी विल गो अहेड विद द न्यू पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज मैंने आपको कन्वेक्शन कंडक्शन सिखा दिया था, उसके आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे रिवाइज करके. यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है बच्चों? अब